अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज पर चुप साध रखी है और हुकूमत ने मुज़ाकरात पर खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया है। हुकूमती वज़रा का मानना है कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ से उठकर गई थी, लिहाजा अब वही आकर बात का आगाज़ करे क्योंकि हमारी मुज़ाकरात की ऑफ़र मौजूद है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मानना है कि हुकूमत मुज़ाकरात की महज बातें करती है मगर संजीदगी दिखाती नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएंगे। तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक साल से ज़ायद अरसे से इनकलाब लाने के लिए एहतजाज की तैयारियों में है मगर बावजूद एहतजाज करने से कासिर है। 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है मगर पीटीआई क़यादत तकसीम का शिकार है कि इस एहतजाज को अपने एहतजाज का नाम दें या फिर इससे लाताल्लुकी करें, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफ़ी जान ये वाज़े कह चुके हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई वास्ता नहीं है। जबकि पीटीआई के मुतादिद रहनुमा 8 फरवरी को एहतजाज के हक़ में भी हैं। अब एक जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और मुज़ाकरात के माबैन उलझी है तो दूसरी जानिब 18वीं तरमीम को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे को मनाने की जुस्तजू में लगी है। कराची के मसाइल को लेकर MQM भी पीपल्स पार्टी से नाला है और नून लीग की सपोर्ट लेकर NFC और कराची के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है और सूबों के मुतालबे के हक़ में बात करते हुए कराची को विफाक के साथ जोड़ने की भी ख्वाहां है। उधर पीपल्स पार्टी NFC पर तो नेगोशिएट करने के लिए रजामंद दिखाई देती है मगर शायद 18वीं तरमीम में तब्दीली पर वो रजामंद नहीं। अब हुकूमत इत्तेहादियों और अपोजिशन के माबैन मामलात को कैसे आगे बढ़ाएगी, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो 8 फरवरी की कॉल है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज की सूरत में तब्दील करने वाली है, इससे पहले अभी तो काफ़ी दिन हैं, आपको कोई मामलात आगे बढ़ते हुए मुज़ाकरात की सूरत में नज़र आते हैं? जी, कौमी मुज़ाकरात तो कौमी एजेंडे पर होंगे ना, किसी एहतजाज की धमकी पर तो नहीं होंगे या किसी लॉन्ग मार्च की धमकी पर नहीं होंगे या किसी पार्टी के एक रहनुमा की किस्मत का फैसला बदलने के लिए तो नहीं होंगे। तो इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपोजिशन इस वक्त जो है वो, जबकि उन्होंने नए अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर किए हैं सेनेट में और कौमी असेंबली में, अगर उनके जरिए ऑपरेट करेंगे और पार्लियामान को मरकज बनाएंगे जो भी गुफ्तगू वो करना चाहते हैं, फिर तो पेशरफ्त होगी। पार्लियामान में स्पीकर अयाज सादिक 2 दफा उन्हें दावत दे चुके हैं हालिया हफ्तों में, लेकिन चूंकि उनके पास अपना एजेंडा कोई नहीं है और आपने कहा जी वो पीटीआई को 2 साल हो गए हैं, वो इनकलाब नहीं ला सके। उनके पास हर रोज ये मौका है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का इनकलाब ले आए, तालीम का इनकलाब ले आए, अमन व अमान का इनकलाब ले आए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इनकलाब ले आए, लेकिन चूंकि आवाम के इश्यूज जो हैं वो तो उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। उनका एजेंडा तो हमेशा प्योरली सियासी है और इक्तदार की जद्दोजहद है। अगर वो इनकलाब लाना चाहते थे 2 साल में ला सकते थे, लेकिन चूंकि उनकी नीयत है ना हरकत है तो लिहाजा वो नहीं ला सके। अब अगर बाहर वो चाहते हैं, जी हम तो उनका वेट करेंगे कि वो अव्वल तो खुद बैठकर एक महदूद एजेंडा, देखिए जो 28 नुकात पर बात नहीं हो सकती जो लास्ट टाइम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने जो अपना इलामिया जारी किया था उसमें से किसी चीज पर फोकस करें। और मेरी नजर में जो सबसे अहम नुक्ता है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा है। इस पर बहुत ही सैर हासिल और अच्छे मुज़ाकरात का आगाज हो सकता। लेकिन अब चले मैं एक बार फिर आपसे चाहूँगी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि 8 फरवरी से पहले क्या हुकूमत कोई इनिशिएट करेगी मुज़ाकरात या नहीं करेगी, क्योंकि 8 फरवरी को एहतजाज भी होगा तो क्या उसके लिए वेट किया जाएगा। दूसरा साथ एक और छोटा सवाल ये है कि आपने कहा कि अयाज सादिक साहब मौजूद हैं, अयाज सादिक साहब के साथ तो वैसे भी जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो मिलते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के लोग हों, बट उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी की ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कोई ऐसी कमेटी के बारे में सोच रखा है कि वो बनाएं? जी, जब भी हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से इंदिया होगा कि वो मेज पर बैठने के लिए तैयार है, कमेटी वज़ीर आज़म चंद घंटों में बना देंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कौमी
मुज़ाकरात का एजेंडा कौमी होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो बना तो देंगे, आप समझते नहीं कि बना देनी चाहिए ताकि ये भी पता चल जाए कि आपने बात किससे करनी है? देखिए, इसमें जो अगर वाहिद रुकावट है वो ये है कि एक बड़ी जामे कमेटी पिछले मुज़ाकरात पर तश्कील दी गई जी थी, जी। उसी को 1 सेकंड में नोटिफाई, उसमें तमाम जो हमारे इत्तेहादी थे वो भी शामिल थे, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर वज़रा शामिल थे। तो हमारी तरफ से तो कमेटी ऑन पेपर मौजूद है, जब ये कोई भी इशू होगा उसको फौरन रीएक्टिवेट करना जो है वही एक चैलेंज है कि उसको फौरन रीएक्टिवेट करके उसको दोबारा नोटिफाई करके तो उसको आगाज कर देंगे। तो कमेटी इतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना उस एजेंडे की जो आई थिंक तरतीब है, जिसपे उन्होंने अगर अपने जो है ना वो बानी चेयरमैन ही सुबह और शाम रखा तो फिर तो गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। उन्हें कोई कौम के बारे में बानी से सोचना होगा मुलाकात ना होना जिसकी भी तो एक जिम्मेदारी रुकावट उन्होंने है। उठाई है। जी, बानी से मुलाकात होना उनकी ज़हन में एक इशू है। देखिए, अवाम की खिदमत के लिए क्या उन्हें बानी की जो है इजाजत की जरूरत है? उन्हें जरूरत नहीं है। अब उनके पास एक सूबे में अब 13वां साल आगाज होने लगा है उनकी हुकूमत का। तो अब उन्हें वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो ठीक है, उन्हें वक्तन फवक्तन शायद कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़े, लेकिन अगर एजेंडा अवाम का है तो फिर तो मुलाकात भी इशू नहीं, लेकिन मुलाकात का मामला भी इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिन में हल हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुलाकात का मामला भी हल हो जाएगा। ये जो चंद दिन है, ये 8 फरवरी के बाद वाले चंद दिन है या पहले वाले चंद दिन है? जी, ये तो वजीर आजम और जो दूसरी हमारी इत्तेहादी जो है उनके साथ मिलकर ही मुशावरत होगी। वजीर आजम जैसे ही अपना काम का आगाज करेंगे, आई थिंक ये मुशावरत भी हो जाएगी। तो यानी कि ये जो मुलाकात नहीं हो रही है, ये वजीर आजम साहब ने रोक रखी है? जी नहीं, मुलाकात मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाक हुकूमत पंजाब और सुप्रीडेंट जेल का है कि जब वो समझते मरीम हैं नवाज साहिबा ने रोक रखी है? कि नहीं, ये तो आई थिंक एक लोकल फैसला है उनके सुप्रीडेंट जेल का। मरीम नवाज साहिबा भी उसमें जो है वो मजाज अथॉरिटी तो वही है जब आप पंजाब की जेलों की बात करते हैं। तो इशू यही है कि जैसे ही कोई जरूरत होगी तो कानून के मुताबिक, देखिए बानी चेयरमैन को अब तक देखिए उन्होंने बहुत इसके ऊपर जो है वो शोर किया है, लेकिन उनके इस्तेहकाक से कई 100 गुना ज्यादा मुलाकातें हो चुकी है। अब 1000 के करीब मुलाकात उनकी होने लगी है। तो अब वो बहुत मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इशू यही है कि हमें अगर तो आगे बढ़ना है बहैसियत कौम, 2026 में पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर 3 सूबों में 3 जमातों की हुकूमत है तो हाकमियत का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये सड़क पर आने की क्या कहानी है कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम आज अपने ही सूबे में जो है वो इhtजाज की कॉल दे दी है और वहां वो बाजारों में जा रहे हैं। भाई, जिस सूबे के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद करके आपको ये मैंडेट दिया है कि उनकी सेहत, तालीम, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, सिर्फ सड़क के बारे में सोचने का मैंडेट नहीं। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी भी शर्त के बगैर हुकूमत बैठेगी इनके साथ, तो ये तो खैर इट्स अ फूल पैराडाइज, क्योंकि ऐसा मुमकिन तो है नहीं कि दोनों की तरफ से बगैर किसी शर्त के बैठा जाए। क्या एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से या उनसे कि वो ऐसा कोई पेशगी इकदाम करें कि आप पहले उनके साथ बैठे और फिर मुलाकात करें? मेरी आप जैसे बालिग नजर जो एंकर्स हैं उनसे तवक्को है कि ये सवाल पूछें तहरीक इंसाफ से कि हमारे पास हल तो हम कहते हैं मौजूद है। हर एक अपना अपना टॉनिक लेके बैठा है कि जी मेरे पास ये इलाज है। वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मुज़ाकरात है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि इशू ये है कि मुल्क के 4 सूबों में और कौमी असेंबली में और सेनेट में स्टेबल वर्किंग मेजॉरिटी मौजूद है। इसका मतलब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, और अगर ऑपोजिशन करती है उसको आप अदम इस्तेहकाम नहीं कर सकते, उनका तो काम है ऑपोजिशन करना। तो लिहाजा इशू ये है कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उसका वाहिद मकसद हुकूमत की नजर में वो ये है कि तहरीक इंसाफ अपनी तशद्दुद की सियासत से पीछे हटे। जो 2014 का 126 दिन का धरना है, इसमें भी सैकड़ों पुलिसमैनों की ज़दोकोब हुई, जंगले तोड़े, खुदा जाने क्या क्या और चीजें मसमार की गई।
फ्री पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया, उसके बाद जो 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 जो है हमारे सामने है। तो हुकूमत के लिए अगर वाहिद की बीमारी का कोई बीमारी है जिसका इलाज हमें करना है, वो सियासत में तशद्दुद है, उससे हमें जरूर पीछे हटना। लेकिन बहुत सारी बीमारी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं उधार ले रही हूँ, इस्तारिन इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मसला है, अपोजिशन लीडर जो हैं वो दोनों हाउसेज़ में 3 महीने के गैप के बाद लगाए जाते हैं, उनकी कोई मुलाकात ऐसे बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से हुई नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे लीगल चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, पार्लियामेंट का हुस्न होती हैं, वो नहीं हो रही हैं इन छोटी घटनाओं की वजह से। आपके सवाल बड़े फाइक हैं, लेकिन इन सब में पाकिस्तान के अवाम कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ। ये सारी जो गुफ्तगू तहरीक इंसाफ की है उसमें पाकिस्तान के अवाम के मसले कहाँ हैं, और बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े सीरियस इशूज हैं कि ये ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। दहशतगर्दी के ऊपर बैठे, वो अवामी इशू है, उस पे पहले हल निकालें। अवामी इशू है, क्यों नहीं बैठते उसके ऊपर? बैठे और कहें कि हम 13 साल से सूबे में हमारी हुकूमत है, सबसे ज्यादा पिछले साल भी तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए, सिविलियंस भी, फौजी भी, अफसर भी। तो क्या ये सबसे बड़ा इशू नहीं होना चाहिए? मेरी इस्तदा यही है उनसे भी कि वो अपनी प्रायोरिटीज को फोकस करें। वो ठीक है, उनके एक सियासी मौकफ है, उसको वो लेकर चल रहे हैं, चलते रहें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों को, उनकी जिंदगियों की बेहतरियों को, उनकी बच्चों के मुस्तकबिल को अपने सामने सबसे बड़ी तरजीह दें। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि पहले इस इशू पर बात करें, उसके बाद फिर बाकी बातें भी टेबल पर बैठ के हो जाएंगी। नहीं, देखिए, जब एक इशू पर बेहतर गुफ्तगू होगी जो कि दूसरे जो सियासी पेचीदगियां हैं उनसे होगी, तो एक ऐसा इत्तेमाद डेवलप होगा जिससे फिर वो सियासी पेचीदगियां भी हल हो सकती। ठीक, लास्टली खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मुसलसल बनाने की कोशिश कर रही है 18वीं तरमीम में कुछ चेंजेस को लेकर। एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है शायद 28वीं तरमीम में वो चीज़ें हो जाएं, मगर पीपल्स पार्टी का जो बिहेवियर है या उनकी जो यूं कह लें कि लैंग्वेज है टुवर्ड्स दिस चेंज, वो पॉजिटिव दिखाई नहीं देती अनलेस कि वो NFC पर बात नहीं हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक चैलेंज है? जी, चैलेंज है, लेकिन मैं अब अपनी जाती राय दे सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि काबीना के अंदर क्या इस वक्त अंदरूनी गुफ्तगू है, लेकिन कोई एपिटाइट नहीं है 18वीं तरमीम को तब्दील करने की। देखिए, 18वीं तरमीम में तो जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, ढकोसला है। जी, मैं तो वो लफ्ज पास साहब ने इस्तेमाल किया, वो बेहतर उसकी तवजीह दे सकते हैं। मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो तवक्कुआत थी सूबों को इख्तियारात तफवीज करने से, और दो सब्जेक्ट्स बड़े क्लियर हैं इसमें। मसलन ये सोच थी कि जब ज़राअत पाकिस्तान की जो बैकबोन है उसको मुकम्मल तौर पर सूबों को दिया जाएगा तो पाकिस्तान की ज़राअत में जदीदियत आई, और वो मुकम्मल नाकामी हुई है कि पिछले अब 16 साल हो जाएंगे इस साल 18वीं तरमीम को हुए हुए, लेकिन सूबों को ज़राअत तफवीज़ करने से जो असल इशू है कि क्या पाकिस्तान का, मेरी नज़र में पाकिस्तान में जो पानी का इस्तेमाल है उसमें कोई जदीदियत है, कोई एफिशिएंसी आई है? नहीं। क्या पाकिस्तान में जो यील्ड पर एकड़ है वो सूबों को, हमें ज़राअत को देने से बेहतरी आई है? क्या सूबों के जो अपने फाइनेंशियल इशूज हैं ज़राअत के बारे में, उनमें कोई बेहतरी आई है? वो बेहतरी नहीं आई। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको रोल बैक करें, इसका मतलब ये है कि 18वीं तरमीम में हमें सूबों के साथ बैठना है, और जो सबसे ग्लेयरिंग इशू है वो यही है कौम के सामने कि वो तमाम वसाइल जो उन दारुल खलाफों को दिए जाते हैं, यानी कोयटा, कराची, लाहौर, पेशावर, वो उसके आगे जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के, जहां मैं रहता हूं, जहां पाकिस्तान की बड़ी तादाद रहती है, तो अब वक्त आ गया है कि इस जो नेशनल फाइनेंस है, यानी जो कौमी आपके पास सरमाया है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिलों तक की जाए। जिलों के पास भी एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। कम्स टू लोकल बॉडीज, इवन हम देख रहे हैं कि पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा उसे बड़ा अच्छा तरीके से चला रही है, मगर वहां पर भी लोकल बॉडीज पे जब इलेक्शन की बात होती है तो हीले बहाने होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं है ये स्टोरी, तो वहां पर भी, यहाँ पर नून की हुकूमत है। ये भारी पत्थर उठाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग इस पे अब कन्विंस्ड हैं कि बजाय सूबों की लाहासिल बहस करने के पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट तभी मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार होगी
जब मुस्तकिल बुनियादों पर जो सूबे को फाइनेंस दिया था उसमें से हर जिले का हिस्सा होगा और उसको एक बेसिक मिनिमम परसेंटेज जो है वो सर्टिफाई होगी और वो फिर वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स होगी जो फिर आवाम को बराह रास्त उनको सपोर्ट कर सकेंगी। ये भी हमारा एक ख्याल है ना, लेकिन इसको अब करना जरूरी हो गया है क्योंकि जिस किस्म का इम्बैलेंस हमें देखने में आ रहा है जो प्रोविंशियल कैपिटल्स और जिलों के दरमियान, उसको बहरहाल हमें एड्रेस करना है। और ये बात बहुत ग्लेयरिंग है केपी में और सिंध में और बलोचिस्तान में। पंजाब में भी ये इशू है, लेकिन मरीम नवाज साहब इसको बहुत तेजी से दुरुस्त कर रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठना होगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ सकेंगे और ये भारी पत्थर है 18वीं तरमीम को लेकर, उन्होंने कहा, जो हमें सबको उठाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पैनल के साथ आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील अहमद अवैस साहब ने। इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, आपसे कुछ देर पहले मेरे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे और मैंने उनसे सवाल किया था, जो उन्होंने कहा कि ये सवाल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे से भी करें, और वो सवाल ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ आप समझते हैं कि PTI करेगी कि हुकूमत इमरान खान से इजाज़त दे दे मुलाकात की? देखिए, मेरे ख्याल में कि सिंसेरिटी होनी चाहिए कि अगर बातचीत करनी है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, और विद ऑल सिंसेरिटी फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉरगेट अबाउट पार्टीज़ का, इंसानियत, शख्सियतें सब बात की रह जाती हैं। अगर हम मुल्क को सामने रखेंगे और मुल्क को सामने रख के हम कहेंगे कि हालात इंटरनली बेहतर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इस हुकूमत के दरमियान एक कोई मामला तय होने चाहिए, और तय होने के लिए ओपन एक जो है मैग्नेनिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है, क्योंकि हुकूमत के पास इक़्तिदार होता है, ताकत होती है और बड़े रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए अगर मेरे ख्याल में इस तरह से अगर ऑफ़र होगी, और ऑफ़र को एक बाज़ाब्ता तरीका ये होता है कि आप TOR बनाएं, और TOR बनाने के बाद आप बाज़ाब्ता तरीके से ऑफ़र करें, जैसे भुट्टो साहब ने किया था। जब 77 में शदीद हंगामे हुए थे, तो हंगामों के दौरान भुट्टो साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बाकायदा TOR बनाई थी, और उन्होंने बाज़ाब्ता तरीके के साथ उनको ऑफर किया था और निगोशिएशन के लिए, और फिर दोनों टीमें बैठी थी और बातचीत होती रही। लेकिन आप नहीं समझते कि लचक का मुजाहरा अगर हुकूमत को करना चाहिए तो थोड़ा सा आप भी अपने सूबे से लचक का मुजाहरा कर ले? एक ऑपरेशन है जिसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हमने तो किया था, देखे ना, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, हमने तो मुजाहरा किया था। इसलिए आपको याद होगा कि दिसंबर 2023 के अंदर, जब 24 के अंदर, जब पहली दफ़ा एक मुज़ाकराती टीम तैयार की PTI की तरफ से यूनिलैटरली, और वो उन दिनों में वो उमर अयूब साहब को उसका सरबराह बनाया, और वो अडयाला जेल में इमरान खान को मिलने गई, वापस बाहर निकली तो सबको गिरफ्तार कर लिया। पहले तो इस्तकबाल उनका ये किया गया, और खैर उसके बाद वो रिहा हुए। और जब वो पहली मीटिंग हुई, बगैर किसी एजेंडा के फॉर्मल, बगैर किसी तहरीरी मुतालबात का ये टीम गई खुले माहौल में, और वो स्पीकर साहब के कमरे के अंदर उनके चैम्बर में बातचीत हुई, चाय पी, कॉफ़ी पी, गपशप हुई, और ये तय हुआ कि अगली मुलाकात जो है वो 2 जनवरी को होगी। 2 जनवरी को दोबारा गए, और वहाँ ये तय हुआ कि जी आप अपने तहरीरी मुतालबात ले आएँ, और हम बैठ के उसके ऊपर 1 बाय 1 उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑफर थी हुकूमत की तरफ से, और इसके ऊपर इन्होंने कहा कि आप हमारी कल आप मुलाकात करा दें इमरान खान से, जैसे पहले हम करके आए थे, इस इशू के ऊपर कि हम तहरीरी मुतालबात लिख के ले आते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, और तय होगा कि कल आप मिलेंगे और उसके बाद मुतालबात लेकर आ जाएं। लेकिन अगले दिन वो कल कभी ना आया, क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर लेकिन उसके बाद बहुत सारी मुलाकातें अहमद अवैस साहब, उसके बाद बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातों के नतीजे निकले हैं वो हमने उन ट्वीट्स के जरिए देखे हैं जिन ट्वीट से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी है। कादिर मंदोखेल साहब, इजारे ये तो एक हिस्सा है कहानी का जो अहमद अवैस साहब ने बताया है, और लेकिन हुकूमत ये इल्जाम लगाती है कि आप ही उठ के गए थे, आप ही आकर बैठे। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपको अलीमा बीबी का वो बयान याद होगा जिन्होंने कहा कि आपको खान से क्या लिख के दे, क्या ऐसी चीज कर ले जिससे आप जान छोड़ दें।
हाँ, तो ये तो हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया ना। अब हुकूमत बताए ना क्या लिख के दे दे। ये लिख के दे दे कि जिंदगी भर सियासत का नाम नहीं लूंगा, ये लिख के दे दे कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट नहीं होऊंगा, ये लिख के देंगे कि मुल्क में माशी हालात ठीक कर दें, ये लिख के दे दे कि लूटमार जो मची हुई है और चचा भतीजी ने जो बाकी सूबों का जनूबी पंजाब समेत छोड़ के ये लिख के दे दे। क्या लिख के दे दे बताए? 18वीं तरमीम खत्म करके दे जो ये नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो आप खुद हुकूमत से सवाल कर लें कि क्या लिख के दे। वो अगले ने तो कहा है ना आपसे। नहीं तो वो तो चले, वो तो इनको कह रहे हैं कि आप लिख के दें, हम डिस्कशन करते हैं, मगर अब की बारी जो गाड़ी पटरी पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये 8 फरवरी के बाद चढ़ती हुई नजर आ रही है आपको कादिर मंदोखल साहब? वो इस्लाम कहता है कि कोई जुल्म देखो तो ताकत से रोको, नहीं वो दूसरा दर्जा है जबान से रोको, तीसरा दर्जा ये है कि वो दिल में बुरा कहो। तो मेरे ख्याल में ये 8 फरवरी लो तो दिल में बुरा वाली है कि घर में बैठ जाए और खामोश बैठ जाए। ये तो नहीं कहा कि अपने दर्द छोड़ना है, वो करना है, चढ़ाई करना है, यानी फिर आप भी दिल में हल्का फुल्का एहतजाज तो करेंगे? नहीं, हम तो हमेशा करते रहते। जब एहतजाज का वक्त होता है हम अपना जिम्मेदारी पूरा करते हैं ना, लेकिन कानून और आइन के दायरे में करते हैं ना। ठीक है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी जो है, जो जिसको हम 2024 के इंतखाबात के बाद अब दूसरा साल मनाने वाले हैं, वो किसी के लिए भी, किसी जमात के लिए भी बहुत कोई अच्छा दिन नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं हमारी अपनी सीटें गई हैं, लेकिन अगेन अहमद अवैस साहब, ये जो पीटीआई का एहतजाज है इसे ऑन क्यों नहीं कम्प्लीटली किया जा रहा? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम एहतजाज करके प्रेशर बिल्ड करेंगे, शफी जान साहब कहते हैं ये एहतजाज हमारा नहीं है, ये एहतजाज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से है। कुछ लोग कहते हैं ये एहतजाज उनका नहीं है, ये एहतजाज हमारा कलेक्टिवली है। तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों है पार्टी में? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा एहतजाज है। अब तो तहरीके आईन पाकिस्तान जो है वो भी अगर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अगर वो शामिल होती है और कोई भी शामिल हो जाए, नहीं शामिल नहीं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से तो ऐलान हुआ है, वो शामिल तो नहीं है, वो उन्हीं के तो प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म से भी हो जाए तो क्या बुराई है? देखिए ना, सवाल ये है कि ये है तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, इसलिए अगर उनके प्लेटफॉर्म से भी हो, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे अभी लेकिन प्लेटफॉर्म भी उन्हीं का है, नजर हुए पड़े हैं। आपके फौर खान और शफी जान तो कहता है कि उन्हीं के पास इख्तियार है, वही नहीं जो करना है। वो तो प्लेटफॉर्म ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। अलीमा खान साहिबा ने भी ये बोला था कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं, हमारा इस एहतजाज से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो कन्फ्यूजन तो है अहमद अवैस साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीमा खान मोहतरमा उनकी बहन हैं, उनके जज्बात तो अपनी जगह, पार्टी के ना तो ओहदेदार हैं, ना पार्टी की कोई पॉलिसी मेकिंग की कोई स्टेटमेंट वो दे सकती है, ना उनकी स्टेटमेंट को पॉलिसी पार्टी की पॉलिसी हार्ड स्टेटमेंट्स उनकी बहनों की तरफ से आते हैं, अलीमा खान साहिबा की तरफ से। आप एक सेकंड में उसको डिसऑन कर देते हैं कि वो बहन है। नहीं, डिसऑन नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो उनका अपना, लेकिन पार्टी लाइन तो नहीं है ये। तो पार्टी लाइन क्या है? मैं वही पूछ रही हूं। एक बहन और भाई के जिसके भाई को नाजायज तौर पे आपने जेल में डाला हुआ और भरमार 200 केसों की एफआईआर उनके ऊपर की हो, और जिस हाल में जो हालात मुल्क में चल रहे हैं और गुजर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, पाबंदियां, मुलाकात की पाबंदियां लगाई हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पे बहन के क्या जज्बात होंगी? बहन, एक आपको पता है कि वालिदैन के बाद अगर सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता होता है वो बहन और भाई का रिश्ता होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो हैं तो वो उनके हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी को उसको आप नहीं कह सकते कि पार्टी पॉलिसी वो है। ये तो बाज़ाब्ता तरीके से आप शुरू करेंगे, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे फिर बात होगी। ठीक है, चले, आई गॉट योर पॉइंट। मैं आपसे एक सवाल छोड़े जाती हूँ, जो कि मेरा पहला सवाल था कि कन्फ्यूजन क्यों है, उस पर आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तब तक मैं कादिर मंदोखेल साहब से भी एक कन्फ्यूजन के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब 18वीं तरमीम को ढकोसला कहने के बाद वजाहत भी दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ लोकल बॉडीज़ के ऊपर मैंने ये बात कही थी। ये 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यूँ महसूस होता है कि साथ नहीं चल पाएगी। मुझे भी ऐसा लगता है ख्वाजा आसिफ को काट लिया, क्योंकि सानिया गुल प्लाजा वाले में बजाय वजीर दिफा होके वो उनके ऊपर कोई अफसोस का इजहार करता, सिंध हुकूमत से इजहार नमदीक करता, लवाकिन से उसको यही मौका देखना था उसने
ملک کے وزیر دفاع ہو کے اسمبلی میں کہتے ہیں کہ میں 18ویں ترمیم ختم کروں، ڈکوسلا ہے. تو بابا ڈکوسلا تو آپ اپنے گھر سے شروع کر دیں نا. آپ کی صوبے پنجاب میں جہاں آپ کی حکومت ہے پچھلے 3 سال سے آپ نے الیکشن ہی نہیں کرائے، اور پھر الیکشن کمیشن کے پریشر پہ جب آپ نے قوانین بنا لیے تو وہ بغیر میئر کے بنا لیے ہے. پھر آپ کا دل نہیں بھرا، اسلام آباد کو بھی آپ نے 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کر لی ہے. یعنی گویا اسلام آباد میں 3 میئر ہوں گے اور 6 ڈپٹی میئر ہوں گے بارگیننگ کے لیے. تو خواجہ آصف اپنے گریبان میں تو پہلے دیکھ لے. اور یہ خواجہ آصف اس وقت کہاں تھا جب ہندوستان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی؟ یہ وزیر دفاع ہو کے کون سے بیرک میں چھپا ہوا تھا جب ملک کے وزیر دفاع کا، وزیر داخلہ کا، وزیر خارجہ کا، وزیر اطلاعات کا کردار بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں لگا رہے تھے؟ یہ کہاں تھے اس دنوں میں؟ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اچھا، میں تو پہلے تو چاہوں گی قادر مظفر صاحب، اتنے ہارش ورڈز ہم کسی کے بارے میں کیوں استعمال کریں کہ کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا حذف کر لیتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ چونکہ آ گیا ہے، میں اس پہ ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کرنا چاہتی ہوں. اگر یہ اتنے سارے پرابلمز ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ 100 دن دینے کے بعد بھی جب ان کے کام نہیں ہوتے تو وہ ساتھ چلتے ہیں؟ اس بات تو آپ لوگوں کو کم از کم کوئی سٹانس لینا چاہیے نا. سوال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے اگر 18ویں ترمیم ختم کرانی تھی تو وہ اس میں شامل کیوں تھے؟ پیپلز پارٹی کا اکیلے میں تو نہیں تھی، یہی ایم کیو ایم بھی تھی، یہی پیپلز پارٹی اور نون پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نون لیگ، تمام جماعتیں اس میں شامل تھی. لیکن آج کون سی مصیبت آ گئی؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں ہے، تو اختیارات تو سندھ میں ہے، 3 سال سے چل رہے ہیں، یہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کرائے. بلوچستان میں ہم نے اختیارات بھی دیے، الیکشن بھی کرائے، آپ وہاں ہمارے ساتھ احتیاطی ہو، ہم نے وہاں الیکشن کرائے. سوال یہ ایسی موقع پہ کی تلاش کیوں رکھا ہے؟ ایک ملک کا وزیر دفاع ہو کے وہ ایسے موقع پہ 18ویں ترمیم کا بد دل میں لے کے، یعنی وہ بغل میں چوری زبان میں رام رام، یہ والا تو عزم نہیں ہوگا نا، یہ والا تو اچھے الفاظ ہے نا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بار بار ریپیٹیڈلی کہہ رہی ہے، یہ اپنے اون پہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے 18ویں ترمیم والی. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک وفاقی وزیر، سینئر وزیر، کابینہ کا حصہ، نون لیگ کا سینئر رہنما اسمبلی کے فلور پہ ان کی زیادتی بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو قادر مدخل اویس احمد کی بیان ہو سکتی ہے کہ ٹی وی ٹاک شو میں بات کریں گے، مگر اسمبلی کے فلور پہ کابینہ کا سینئر وزیر کیسے اس کی ذاتی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو رانا ثناءاللہ نے کہا. ان کی جو اسٹیٹ منسٹر تھی شزرا مصطفی علی صاحبہ میرے ساتھ پرسوں کسی چینل بھی سے کر رہی ہے. نہیں، ذاتی ایز ان پارٹی کی بات، میں پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ 18ویں ترمیم جو کہ اتنا بڑا لائک اٹس بیکمنگ بون آف کنٹینشن بٹوین بوتھ پارٹیز، تو نون لیگ تو یہ نہیں چاہے گی کہ آپ ان سے راہیں جدا کر لیں یا آپ کی بیک جو ہے ان کو ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ آپ کی وجہ سے حکومت بنی تھی. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار مڑ کے 18ویں ترمیم پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں محمد ویس صاحب بھی سینئر وکیل ہے. آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومتوں کے پاس 2/3 میجارٹی ہو وہ کسی بھی آرٹیکل کو امینڈ کر سکتی ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ ہمارے 74 ایم این اے ہیں اور 26 ہمارے سینیٹر ہیں، اس کے بغیر کیا وہ امینڈمنٹ لا سکتی ہے جو پیپلز پارٹی کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ایسی افراد تفریح چھوٹے صوبوں میں کیوں آپ اکسا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے یہاں جو سندھو دیش کا نعرہ لگ رہا تھا اس کو دبایا ہے، بلوچستان آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں ان کو دبایا ہے، پختونخوا میں پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے ان کو دبایا. تو یہ جو چھوٹے صوبوں کی محرومی تھی ان کو ختم کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ وڈ ناٹ بی پیس آف کیک کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ریورس کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. احمد اویس صاحب، 18ویں ترمیم پہ تو کیسے کریں گے؟ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا بلا مبالغہ بڑی ڈیلیبریشن کے بعد یہ بنائی گئی تھی. ایسے نہیں ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک بند لفافہ آیا، بڑی سوچ بچار کے بعد. کیونکہ ایسا تو نہیں تھا کہ رات کے 1 بجے 2 بجے بند لفافہ آیا اور فوراً بٹھا دیا کہ آج جوائنٹ سیشن بیٹھے گا اور جی یہ امینڈ کر دو. 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم آ گئی. بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو یہ ایک دم سے خواجہ صاحب جو ہیں وہ جو شور ہنگامہ کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو صوبے ہیں ان کی سیگمنٹیشن کریں گے. نون لیگ اس فیصلے میں ان کے ساتھ شامل ہے. ایسے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے. جب 27ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی
تو فوراً آپ کو بعض گشت جو ہے وہ 28ویں ترمیم کی آنی شروع ہو گئی تھی، اور اس میں یہ شامل تھا کہ اس میں سر فہرست جو ہے وہ صوبوں کی سیگمنٹیشن ہوگی، چھوٹے صوبے ان میں سے بنائے جائیں گے. تو وہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ 18ویں ترمیم کو جب تک یہ بیچ میں سے فارغ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ سارا جو ہے سلسلہ یہ اس انداز میں آپ کو دیکھیے تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ احمد اویس صاحب اور قادر مندوخیل صاحب موجود تھے. دونوں سے ہم نے 18ویں ترمیم پر ہونے والی جو رسہ کشی ہے اس پر گفتگو کی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتی. ناظرین، T20 ورلڈ کپ کو لے کر پاکستان نے بھارت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ICC کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا. آج چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی، اور ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بذریعہ خط ICC کو بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے نکالے جانے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعے یا پیر کو کرے گا. اس سے پہلے پاکستان نے انڈیا کی میزبانی میں بھارت جا کر میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا، اور پاکستان کا یہ فیصلہ ICC نے تسلیم بھی کیا تھا. تاہم اب بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے باہر کرنے پر پاکستان نے بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے احتجاجی خط کا ICC کیا ممکنہ رد عمل دے گا. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب، اس فیصلے میں تو ظاہر ہے کہ بھی ٹائم ہے کہ آیا پاکستان کھیلے گا نہیں کھیلے گا. مرزا اقبال بیگ صاحب نے کہا کہ ممکنہ چانسز ہیں کہ کھیلے گا، اور کھیل کر جو احتجاج ریکارڈ کرانے کی پاکستان بات کر رہا ہے بالخصوص خط لکھ کے، اس کی کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ وڈ دیٹ بی ایفیکٹو؟ بڑا ایک قسم کا یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ حیران ہوتا ہوں، مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے جو اس وقت بحث ہمارے ملک میں چل پڑی ہے کہ جی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. بھائی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، بہت سیدھا سوال ہے، بہت سادہ سا یہ سوال ہے. کیا ہمارے ملک پاکستان کو کرکٹ زیادہ عزیز ہے یا بنگلہ دیش زیادہ عزیز ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. ہمیں اس سوال کا بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور اس پہ جواب دینا ہے. اگر تو ہمیں کرکٹ عزیز ہے تو ہمیں بہت سے دلائل مل جائیں گے کہ اگر جی ہم جا کے کھیلیں گے تو ہمیں اس ٹورنامنٹ سے فائدہ ہوگا، پیسے ملیں گے، پھر ہمارے پاس بین الاقوامی کھلاڑی بھی آتے رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ کیا آپ کو بنگلہ دیش عزیز ہے؟ تو میرا جواب بہت سادہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں کرکٹ کی، ICC کی، انڈیا کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہمارے برادر. اس کے لیے خالد محمود صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ دن ہمیں ملے ہیں ان بٹوین ٹیکنگ ڈیسیژن، اس میں ہم ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی تو کانفیڈنس میں لیں گے نا؟ نہیں، بنگلہ دیش کو کانفیڈنس میں لیں گے. بنگلہ دیش کو کیا کانفیڈنس میں لیں گے؟ یہی کہ جی نہ کھیلیں گے تو بڑا نقصان ہوگا، تو آپ اس کو برا نہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ تو پاکستان اگر نہیں کھیلتا تو اس کا امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ ماسوائے یہ کہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کیا پڑ سکتا ہے ICC پر؟ حضور ملینز آف ڈالر چھوڑ کے ٹریلینز آف ڈالر بھی نقصان ہو رہا ہونا. میرے نظر میں اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا انتہائی ضروری ہے. 2-3 وجوہات میں اس کے لیے بیان کروں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا اصولی موقف درست ہے. ہمیشہ ICC کی پالیسی رہی ہے کہ اگر کسی ملک کو، کسی ٹیم کو خدشات ہوں سیکیورٹی کے، اپنی جان و مال کے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لے اور اس کے لیے متبادل اور بہتر بندوبست کیے جائیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو مجھے بتائے کہ کتنے سال ہمارے ہاں کوئی ٹیم نہیں آتی رہی. آسٹریلیا نہیں آیا، انگلینڈ نہیں آیا، دوسرے ملک نہیں آیا، تو کسی نے ICC کے کوئی اس کے کانوں پہ جوم بھی رینگی تھی کہ بھائی آپ ایک اچھا بھلا ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا، آپ اس کے ہاں جا کے کیوں نہیں کھیلتے؟ وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں خدشات ہیں. اب جب بنگلہ دیش کو خدشات ہوئے ہیں تو اس میں ICC جو ہے وہ یک زبان ہو کے کہہ رہی ہے کہ نہیں جی کوئی خدشات نہیں، ہندوستان جانے ان کا کام جانے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے. اور سب سے بڑا اچھا موقع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہو کے دنیا کو بتائیں، بھارت کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کریں، دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ ملک ہے جو جمہوریت کا اور کیا کیا دعوے کرتا ہے. صرف بھارت کا چہرہ مکروہ کرنے کی ضرورت ہے یا ICC کی بھی جو چیزیں دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
भारत इंसानी हकूक की बात करता है। आप देखें कि उस मुल्क के अंदर अक़लियतों का क्या हाल हो रहा है। और एक बड़ी पॉलिसी है ओलंपिक्स की भी, क्रिकेट की भी, सब की भी, कि खेल और सियासत दो अलग चीज़ें हैं। आप नहीं समझते कि बड़े अरसे से भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को इस्तेमाल कर रहा है सियासत करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरे मुल्कों के खिलाफ। तो इस वक्त हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कितना नुकसान हो जाएगा क्रिकेट में। अगर कभी क्रिकेट कोई हमारा कोई कारोबार तो नहीं है जिसमें हम नफा नुकसान की बात देखें, ज्यादा बात असूल की है। बांग्लादेश असूली तौर पे ठीक उनका मौक़िफ़ है, हमें उनका साथ देना चाहिए और इसकी जो भी नुकसान है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला अभी पेंडिंग है इसमें पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि हमें खेलना है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं, या ये फैसला करेगा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं? देखिए जी, जो फैसला करने वाले लोग हैं ये तो उनको पता हो, वो ज़ाहिर है हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। वो फैसला जो करेंगे मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे रहा। मैं आपसे ज़ाती राय ही जानना चाहती। लास्टली खालिद महमूद साहब, मुझे ये भी जानना है आपसे कि आईसीसी एक अरसे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इन बिटवीन डिफरेंट बोर्ड्स और भारत को ऊपर रखा जाता है हमेशा पाकिस्तान के। तो ये जो दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, ये क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से टोन डाउन की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि भारत का दोगलापन, उसका ये एक हरबा कि वो खेल को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। आईसीसी का दोहरा मेयार कि कई मुल्क जो हैं सिक्योरिटी का बहाना बना के क्रिकेट खेलने कहीं नहीं जाते, उनको कुछ नहीं कहा जाता। बांग्लादेश के खिलाफ सबने इकट्ठे हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको फैलाना चाहिए दुनिया में, उस पर लॉबी करनी चाहिए, उस पर सारी असलियत दिखानी चाहिए। तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए कि कामयाबी होगी, हमें क्यों नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की जो सूरत हाल है उसमें लग यूँ रहा है कि खेल खेल नहीं रहा बल्कि सियासत की नज़र होता जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने इसका फैसला आने वाले जुमे या पीर को करना है। क्या फैसला होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।